बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। ठीक है। सिंटेक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 28 और ये फाइनल पार्ट हम करने जा रहे हैं। और बुक एक्सरसाइज, बुक में जो आपकी एक्सरसाइज दी गई है उसका पार्ट 3 और फाइनल पार्ट, और इसमें न्यूमेरिकल्स जो 2 दिए गए हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बुक खोल लीजिए। आपकी बुक का पेज नंबर 49 है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। लिखने का तो टाइम नहीं है, टाइम बच जाएगा मेरा। तो पहला जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, डेटा बना दूंगा उसका। पहला जो है इसका डेटा, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन थर्ड ऑर्बिट। आपसे रेडियस कैलकुलेट करने की कह रहा है। पहली बात, रेडियस कैलकुलेट करने की बोल रहा है, किसका? हाइड्रोजन एटम की। और उसका जो है वो आपको क्या बता रहा है? ऑर्बिट कौन सा बता रहा है? n=3। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम। आगे बोर कांस्टेंट उसने दिया हुआ है फॉर हाइड्रोजन एटम। बोर कांस्टेंट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a ऊपर नॉट का सिंबल आता है और ये हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है रेडियस फाइंड आउट करने का, ए नॉट, यहाँ पर z यानी कि एटॉमिक नंबर आ जाएगा और यहाँ पर n स्क्वायर आ जाएगा। वेरी सिंपल। ए नॉट यानी कि बोर्स कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू उसने आपको दी हुई है 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको मल्टीप्लाई करें, n की वैल्यू दी हुई है यानी कि ऑर्बिट की, नंबर ऑफ शेल 3 है। ठीक है, इसके ऊपर लगेगा स्क्वायर और नीचे z। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसको लिखें ना लिखें एक ही बात है। और उसके बाद 0.529 × 10⁻⁴ और ये हो जाएगा, सॉरी 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9। तो 0.529 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास जो है वो रेडियस आ जाएगा। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा। और आपका जवाब आ रहा है 4.761 एंगस्ट्रॉम। 4.761 एंगस्ट्रॉम। ये लीजिए, आपका पहला जवाब जो है वो आ गया है। ठीक है भाई, इसको मिटा दूं अब मैं ताकि हम दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चलें। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और एक और बात भी है दूसरी प्रॉब्लम से रिलेटेड कि दूसरी प्रॉब्लम का जो दूसरा हिस्सा है वो मैं आपको पहले ही बता दूं, उसका फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं दिया गया, इस चैप्टर के अंदर नहीं दिया गया। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा आपको। उसके बगैर जो है वो आपके लिए कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 2, उसका डेटा देखते हैं, साथ साथ मैं पढ़ दूंगा, आपको समझा भी दूंगा। सेकंड प्रॉब्लम में बोल रहा है अ फोटोन ऑफ वेव नंबर, एक फोटोन है उसका वेव नंबर जो है वो 23 × 10⁻⁵ है। ठीक है, वेव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है v बार से और उसने कितना बताया? वेव नंबर उस फोटोन का 23 × 10⁵ ये एक तो ये इसने बताया है। दूसरी इन्फॉर्मेशन आगे क्या दे रहा है? इज़ एमिटेड, ये फोटोन जो है वो खारिज हो रहा है, निकल रहा है, जिसका वेव नंबर ये है। कब? वैन इलेक्ट्रॉन अंडर गोज अ ट्रांजिशन, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो है अंडर गोज अ ट्रांजिशन मतलब कि वो अपना शेल तब्दील कर रहा है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है, E2 से E1 पे आ रहा है। अब ये E2 कौन सा शेल होगा, E1 कौन सा शेल होगा, वो देखते हैं आगे। वो बता रहा है ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट को वो बता रहा है n = 2 फ्रॉम अ
is emitted when electron undergoes a transition from a higher energy orbit to n is equal to 2। यहाँ पढ़ते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो बोल रहा है कि किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आ रहा है, किस तक आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 बता रहा है। ये ज़रा ध्यान रखिएगा कि हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट तक आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो वैल्यू दी जा रही है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट की दी जा रही है या लोअर एनर्जी ऑर्बिट की दी जा रही है। बहरहाल ऐसा मुमकिन नहीं है, वो हमेशा आपको जो वैल्यू देगा हायर एनर्जी ऑर्बिट से अगर निकल रहा है कोई लोअर एनर्जी ऑर्बिट तक आ रहा है तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट की वैल्यू वो आपको देगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट की वैल्यू वो आपसे पूछेगा, या मर्ज़ी है उसकी भाई वो आपसे जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट की वैल्यू आपको दे के लोअर एनर्जी ऑर्बिट की वैल्यू पूछ ले। बहरहाल तो ये आपने जहन नशीन करना है कि ये जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है इसको आपने पहचानना है कि ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है या लोअर एनर्जी ऑर्बिट है। तो ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, हायर एनर्जी ऑर्बिट हमें नहीं पता और यही हमें इसमें पता चलाना है। डिटरमाइन द ऑर्बिट, पहली बात ही उसने ये बोली है, क्या बोला है, डिटरमाइन द ऑर्बिट, पता चलाइए उस ऑर्बिट का कि किस ऑर्बिट से जो है वो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, किस ऑर्बिट से जो है वो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, ये आप बताइए, ठीक है। और दूसरी बात, डिटरमाइन द ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन फॉल, गिर रहा है, एंड आल्सो, आगे, अब ये वो हिस्सा है जिसका मैंने शुरू में बताया था कि इसके हवाले से कोई फार्मूला आपकी बुक में चैप्टर में नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। एंड आल्सो द स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस को मैं पूरा लिख दूं, स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जब वो ये रहा हमारे पास पहला शेल N1, ये रहा हमारे पास दूसरा शेल N2, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा N5, N4, N3। समझ में आ गई बात? मैंने पूरे शुरू के, ये K है, ये L है, ये M है, ये N है, ये O है, ठीक है। मैंने शेल भी बना दिए, ऑर्बिट भी बना दिए और मैंने इनके नंबर भी लिख दिए, N1, N2, N3, N4, N5, इनके नाम भी लिख दिए, K, L, M, N, O। ये 5 जो है वो ऑर्बिट हैं, ठीक है भाई, ये भी मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ बना दिए। तो अब ये बात है कि किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट पे आएगा वो हमें नहीं पता है, पहुँचेगा किस पे, इस वाले पे पहुँचेगा, इस वाले पे पहुँचेगा। हो सकता है 5वें से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे आ रहा हो सकता है चौथे से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे आ रहा हो सकता है तीसरे से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे आ रहा हो। बहरहाल किसी से भी आ रहा है ये तो अभी हम पता चला लेंगे, लेकिन वो आएगा दूसरे पर ही, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना, आएगा वापस दूसरे पर ही। ये एरो से बना के मैंने आपको समझा दिया। तो जब भी वो आएगा तो स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने बतानी है, स्पेक्ट्रल लाइंस की तादाद आपने बतानी है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला बुक में नहीं दिया गया लेकिन मैं आपको बताऊंगा। इसके सल्यूशन की तरफ चलते हैं, ये मैं मिटा दूं। सबसे पहले तो हम वो ऑर्बिट फाइंड आउट करें जहाँ से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है और N2 पे पहुँच रहा है, पहले उस ऑर्बिट को फाइंड आउट करें। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वेव नंबर का, उसको यूज़ करेंगे। वेव नंबर का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वेव नंबर का फॉर्मूला हमारे पास है, ये रहा, V और बार बनेगा यहाँ पर RH, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, और इसके साथ ये लार्ज ब्रैकेट में 1/N1 माइनस 1/N2 और इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। एक बात क्लियर कट समझ लीजिएगा कि ये N2 जब भी आता है, N2 जब भी आता है तो इसका मतलब होता है हायर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट। क्या होता है? हायर एनर्जी
ऑर्बिट। अब n2 से मतलब वो दूसरे नंबर वाला ऑर्बिट नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। हायर एनर्जी ऑर्बिट वो कोई सा भी हो सकता है। और n1 से मतलब ये पहले नंबर वाला ऑर्बिट नहीं है, ठीक है। ये n1 वाला लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, ये कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें n1 का तो पता है, जो उसने बताया हुआ है ये रहा। तो n1 तो हमें पता है, n2 हमें फाइंड आउट करना है कि ये n2 जो हायर एनर्जी ऑर्बिट है ये कौन सा है। ये पांचवा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, छठा भी हो सकता है, सातवां भी हो सकता है। ये अभी हमें इस फॉर्मूले के ज़रिए पता चल जाएगा। बहरहाल ये n2 हमारा टारगेट है, क्योंकि यही हमें बताएगा हायर एनर्जी ऑर्बिट। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास वेव नंबर है इसकी वैल्यू इसने हमें दे रखी है, ये 23 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ तो आप पहले फॉर्मूले को रीअरेंज कर लें। आपका टारगेट है ये n, आप ज़रा इसको रीअरेंज कर लें, पहले एक तरीके से इसको ले आएँ, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर वैल्यूज़ पुट करें। तो इसकी प्रॉपर जगह कौन सी है n2 की? प्रॉपर जगह इस तरह से है जिस तरह से ये x = 2 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। x यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, x यहाँ पर अकेला है, 2 यहाँ पर अकेला है। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारा टारगेट है n2 इक्वल के या तो लेफ्ट हैंड साइड पर उसको अकेला करें या इक्वल के राइट हैंड साइड पे उसको अकेला करें। जिस तरह ये 2 और x आपको अकेले अकेले नज़र आ रहे हैं इक्वल के साइन के लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे। यहाँ पर ये n2 हमारा जो टारगेट है ये अकेला नहीं है। पहली बात, ये डिनोमिनेटर फॉर्म में है, ठीक है। ऊपर 1 लगा हुआ है, बीच में माइनस है, और ये n1 भी यहाँ पर मौजूद है, रिडबर्ग कांस्टेंट भी यहाँ पर मौजूद है, और वेव नंबर भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसके साथ जो भी n2 के साथ लगा हुआ है ये 1 है, ये 1 है, ये n1 है, और ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो बारी बारी ये काम करते हैं। अभी हम वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई की फॉर्म में है इस ब्रैकेट के साथ, तो मैं इसको उठा के यहाँ लेके आऊँगा तो ये यहाँ पर हमारे पास डिवाइड की शक्ल में आ जाएगा। याद रहे, अब ये यहाँ पर आ चुका। अब यहाँ पर आपको जो है वो ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब एक बात ज़रा समझिएगा, सपोज़ करते हैं यहाँ पर ये फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शन कहलाता है, ये अपॉन वाले जो नंबर है ना ये फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो ये बड़े डिस्टर्ब करते हैं, बच्चे परेशान होते हैं इनको लेके। तो ये अपॉन वाले नंबर नहीं है। सपोज़ करें, अगर सपोज़ करें, फ़र्ज़ करें अगर ये इस तरह के कोई नंबर हुए, x² माइनस y², और यहाँ पर ये y² जो है ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है। तो आप x को यहाँ से निकालेंगे और वहाँ पर लेके जाएंगे, x² माइनस y²। x यहाँ पर माइनस की हालत में है, प्लस की हालत में है माइनस y² के साथ। तो x² को उठा के आप क्या करेंगे, दूसरी साइड पे लाके डिवाइड करेंगे क्या? नहीं, आप इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ लाके क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये v² v बार माइनस x² अपॉन RH = माइनस y²। यही करेंगे ना आप, ये देख लीजिए, यही करेंगे ना। यहाँ पर भी ऐसी ही कुछ सिचुएशन है। ये है असल में प्लस 1/n1 स्क्वायर। तो इस पूरे के पूरे को ठीक है आप उठा के यहाँ ले आएंगे। जब आप इस पूरे के पूरे को यहाँ उठा के लेके आएंगे तो ये प्लस का 1/n1 स्क्वायर है, यहाँ पर आके ये माइनस का 1/n1 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1/n2 स्क्वायर यहाँ पे इसी तरह रह जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ये जो सिचुएशन बनी हुई है ना, ज़रा इसको पहले सॉल्व कर लें। अभी भी वैल्यूज़ आप पुट ना करें, अभी भी वैल्यूज़ आप पुट ना करें, पहले इसको थोड़ा सा आप सेट कर लें। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप लेंगे LCM। अगर आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स वीक हैं तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लिखिए यूट्यूब पे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स बाय रटना नहीं समझना है, तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, सारी वीडियोस हैं। वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 15 तक आप देख लीजिए, जो एक्सरसाइज उसमें दी हुई हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सब आपको समझ में आ जाएगा
कि ये एलसीएम यहाँ पे कैसे लिया गया है। बहरहाल अभी तो मैं यहाँ नहीं समझा सकता, अभी आप ये समझ लीजिए। ये होगा -1/n2 स्क्वायर, ये होगा RH होगा ये 1n1 स्क्वायर, यहाँ पर डिवाइड होगा RH से, n1 स्क्वायर जो है ये मल्टीप्लाई होगा वेव नंबर के साथ, ये हो जाएगा n1 स्क्वायर, साइन एज इट इज़ लेंगे माइनस का। ठीक है, अब बच्चे जिनकी मैथ्स वीक होगी ना वो परेशान हो रहे होंगे, वो बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, और जिनकी अच्छी होगी वो समझ जाएंगे कि सर एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर। n1 और n1 से कट जाएगा, RH बचेगा, RH जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा RH। इस किस्म की सिचुएशन बन जाएगी। अब ये जब शक्ल बन गई है ना, अब आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ये जो वेव नंबर है इसकी वैल्यू ये रही है आपके पास, इसको यहाँ पर लिखें। वेव नंबर n1 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो n1 की वैल्यू ये रही आपके पास, इसको स्क्वायर में रखें, माइनस RH रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, उसने देखें आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई भी है, अगर आप चेक करें ना आगे उसने द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा आपको ये मिले, ठीक है, इसलिए आप इसको याद ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, इसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए। पहले मैं लिखूँगा किसकी, वेव नंबर की वैल्यू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय n1 होल स्क्वायर, n1 स्क्वायर, तो n की वैल्यू ये रही n1 की 2, तो स्क्वायर लगा हुआ है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस है, फिर 1.0967 इंटू 10⁻7 ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, ये -1/n2 स्क्वायर, नीचे क्या है RH, दोबारा रिडबर्ग कांस्टेंट आएगा 1.0967 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय n1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पर मुझसे कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल सही हम जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर n1, दोबारा n1 की वैल्यू हमारे पास ये रही 2, तो ये स्क्वायर लगा हुआ है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, कैमरे में चेक कर लूँ ज़रा, आपको सही नज़र आ रहा है कोने में? हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है लेकिन ऑलमोस्ट सही नज़र आ रहा है, ठीक है भाई। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं अब कैलकुलेटर नहीं उठाऊंगा, मैंने इसकी कैलकुलेशन कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 23 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 92 इंटू 10⁻5 माइनस 1.0967 इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू -1/n2 स्क्वायर, ठीक है भाई। और 1.0967 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आपके पास जो है वो जवाब आएगा 4.3868 इंटू 10⁻7, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो है आसान सी बात ये है कि ये माइनस बीच में लगा हुआ है, तो पावर आप सेम कर लें। 0.92 के बाद पॉइंट मौजूद है, आप इस पॉइंट को उठा के जब लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.92 इंटू 10⁻7 माइनस 1.0967 इंटू 10⁻7 अपॉन 4.3868 इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू -1/n2 स्क्वायर, ठीक हो गया भाई, n2 स्क्वायर। अब यहाँ पर 1.0967 में से माइनस कर दीजिए, याद रहे 1.0967 बड़ी वैल्यू है और 0.92 छोटी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू माइनस की है, छोटी वैल्यू प्लस की है, तो आपके पास जवाब जो आएगा वो माइनस में आएगा, वो आएगा -0.1767 इंटू 10⁻7 अपॉन 4.3868
868 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू -1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना है, ऊपर माइनस की वैल्यू है, नीचे प्लस की वैल्यू है। 10⁻⁷ जो है प्लस का है, 10⁻⁷ को सिर्फ आप ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 10⁻⁻ का। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, देख लीजिए ज़रा। ठीक है, वहाँ से यहाँ कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा -0.1767 0.1767 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ इज इक्वल टू -1 अपॉन n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 4.3868। ठीक है भाई, इंटू 10⁻⁻ इसका ऊपर चला गया। इसकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, इसकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। 0.167 को आप डिवाइड करेंगे 4.3868 से तो आपका जवाब माइनस में आएगा, और आपका जवाब है 0.4027 इज इक्वल टू -1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं नॉर्मली इसको। n2 स्क्वायर को यहाँ ले आइए, -0.04027 को यहाँ ले आइए। याद रहे, अब इसके माइनस के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वहाँ जाके डिवाइड की हालत में आ रहा है। तो ये हो जाएगा n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन -0.04027 0.04027। अब आपने 1 को डिवाइड करना है, अपने कैलकुलेटर पे लिखिए 1 डिवाइडेड बाय -0.04027। तो अब आपके पास जो जवाब आएगा वो भी माइनस में आएगा। लेकिन ये करने से पहले आप ये याद रखिए कि ये जो 1 है इससे पहले भी माइनस मौजूद है, ये रहा। तो एक माइनस जो है इस 1 के साथ लगा हुआ है, एक माइनस ये आ चुका, तो माइनस माइनस से कट जाएगा। आपका जो जवाब आएगा वो प्लस का होगा, ये मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n2 स्क्वायर की वैल्यू अब जो निकलेगी वो निकलेगी आपकी 24.826 24.8262। ठीक है भाई, अब यहाँ पर n2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, अब ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे। ठीक है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर रूट लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर रूट लेने से ये होगा कि ये स्क्वायर और ये रूट ये कैंसिल हो जाएंगे, n2 आपके सामने आ जाएगा, और 24.8262 के ऊपर रूट लीजिए। तो आगे मैं इसका जवाब लिख रहा हूँ, यहाँ पर देख लें। तो आपके पास जवाब आ जाएगा यहाँ पर 4.9825 और इसको राउंड ऑफ करेंगे 4.98 को, तो ये एग्जैक्ट 5 बनेगा। एग्जैक्ट क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो n2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, अभी कितनी हुई, 5। ठीक है भाई, आपको लोअर एनर्जी ऑर्बिट का भी पता चल गया 2, हायर एनर्जी ऑर्बिट का भी पता चल गया 2। तो 5वें ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है दूसरे ऑर्बिट पे। इस दौरान जो है कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो भी निकलेंगी, क्योंकि आपको ये बात पता है कि 5वें से चौथे पे आएगा, चौथे से तीसरे पे आएगा, तीसरे से दूसरे पे ये इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंचेगा। और इस सफ़र के दौरान ये क्या करेगा, ये फोटॉन्स जो हैं उनको रिलीज़ करेगा। ये क्या करेगा, फोटोन जो है उसको रिलीज़ करेगा। उसने बताया है कि वेव नंबर फोटोन का इसने बता दिया है 23 × 10⁵। तो ये फोटोन क्या है, यही फोटोन सिंपली लाइट है, एनर्जी है,
और यही लाइट या एनर्जी, आसान लफ्ज़ों में लाइट। अब ये लाइट जब बाहर आएगी, इसके सामने आप प्रिज्म रखेंगे तो उस प्रिज्म में से ये लाइट गुजरेगी तो दूसरी साइड पर आपको क्या नज़र आएंगी? स्पेक्ट्रल लाइंस नज़र आएंगी। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस नज़र आएंगी? मैं आपको पहले ही बता दूं, 6 नज़र आएंगी। कितनी नज़र आएंगी? 6। और सवाल का अगला हिस्सा जो है ना, ये वाला, इस प्रॉब्लम का नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं, जिसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फाइंड आउट करनी है। तो ये 6 निकलेंगी टोटल। कैसे निकलेंगी मैं अभी आपको फार्मूला लिख के बता देता हूँ, ठीक है, और सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। ये फार्मूला आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, तो नोट कीजिए। 6 स्पेक्ट्रल लाइंस टोटल अभी आपको पता लग जाएंगी। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप स्लो चल रहे हैं। मैं समझता हूँ भाई, आप लोग स्लो बोल रहे हैं, मुझे ख़ुद भी एहसास है। लेकिन आप यकीन कीजिए मेरी बात का कि इस वक्त 10 बजने वाले हैं। सुबह में फजर का उठा हुआ हूँ और देखें मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा है। मैं इतना थका हुआ होता हूँ इस टाइम। तो शाम को मेरी वापसी होती है, मैं सब काम निपटा के अपने शाम को घर में घुसता हूँ और उसके बाद खाना खा के नमाज वगैरह पढ़ के इस वक्त मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं मज़ीद कुछ जो है वो वीडियो वगैरह शूट कर सकूं या काम कर सकूं, ठीक है। तो 2 दिन छुट्टी के मिलते हैं और वो 2 दिन छुट्टी के मैं आराम में नहीं गुजारता। आप यकीन कीजिए, मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम वीडियोस जो है वो मैं बना दूं और डेली भी कोशिश होती है कि डेली जो है ना वो कम से कम एक वीडियो तो बना लूं। लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं 9 से 10 बजे के दौरान सो जाता हूँ, यानी कि इतना थका हुआ होता हूँ। 9 से 10 बजे के दौरान मैं सो जाता हूँ। क्या करूँ, फिर दोबारा मुझे सुबह फजर में उठना होता है। तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, ठीक है। तो मेरी कोशिश पूरी है। देखें, हतमी बात तो कोई भी नहीं की जा सकती ना, हतमी बात तो कोई भी नहीं की जा सकती। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बुक जो है आपकी निमट जाए। आगे विंटर वेकेशन भी आ रही हैं, ठीक है, तो थोड़ा वक्त मिलेगा मज़ीद। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम निपटाने की कोशिश करूँगा। ये चैप्टर नंबर 2, 3, 1, 2, 3 तीनों के तीनों चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो इनको मैं जल्दी निपटा के आपका कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ख़राब नहीं करना चाहता, ठीक है। ये रिकॉर्ड है जो कि यूट्यूब के ऊपर मेंटेन हो रहा है। मैं इसमें जल्दबाजी करके जो है काफ़ी मिस्टेक मुझसे पहले भी हुई हैं। थकन की वजह से मिस्टेक्स सही में निकाल नहीं पाया, तो फिर मैंने एडिट करके बता भी दिया, वीडियो के अंदर हाईलाइट भी कर दिया कि भाई ये मुझसे मिस्टेक हो गई। इंसान है, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो बहरहाल ये वजूहात थी, मैंने बोला साथ साथ आपको बता दें। चलें, स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो अगर कैलकुलेट करनी है तो इसका फार्मूला ये रहा, आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये कैपिटल N जो है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बड़ी सी डिवाइड की लाइन आएगी एक, और N2 माइनस N1, ठीक है। फिर आएगा N2 माइनस N1 प्लस 1, ये फार्मूला है। और इसके नीचे आएगा 2। अब आपको पता है N2 यहाँ पर क्या है, ये रही N2 की वैल्यू 5 और ये रही N1 की वैल्यू 1। तो आप इसको सॉल्व कर लें, बहुत आसानी से हो जाएगा। N2 जो है उसकी वैल्यू है 5 माइनस N1 की वैल्यू है 2, ब्रैकेट लगाएं। N2 की वैल्यू है 5 माइनस N1 की वैल्यू है 2 प्लस 1 और ये 2। N इज इक्वल टू 5 में से 2 गए 3 बचे, ठीक है, और 5 में से 2 गए दोबारा 3 बचे प्लस 1 और ये 2। N इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, 3 को इसी तरह छोड़ें और 3 प्लस 1 ये 4 आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12 जवाब आएगा और नीचे 2 मौजूद है। सिंपली आप इसको कट कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो क्या जवाब आएगा, 6 आपके पास जवाब आएगा। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो 5वें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे आएगा, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है भाई। ये चैप्टर हुआ तमाम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगला चैप्टर अगर आप समझना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी थोड़ा वक्त निकालिए, इन वीडियोस को कम से कम 2 दफ़ा देखिए एक वीडियो को, और लेक्चर को लाजमी जो है वो नोट कीजिए, वरना चैप्टर नंबर 3 आपके सर पे से गुजर जाएगा। ये मैं पहले ही बता दूं आपको। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।